हेलो गाइस, हियर विनय शर्मा, यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हाँ, होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आएगा। कोशिश करेंगे एकदम सिंपल बनाने की। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आज हम बिल्कुल बेसिक चीज़ करने वाले हैं कि होता क्या है ये, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज न्यूरल एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आपके लिए नोट्स बना दिए पूरे। तो न्यूरल का मतलब क्या होता है कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एक न्यूरॉन नाम का टिश्यू होता है। इसको देख के डरो मत, बड़ा आसान सा है ये, इतना खतरनाक नहीं है जितना लग रहा है। जैसे कि आप लोग ये मान के चलो कि फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जैसे ये एक आपका न्यूरॉन होता है, बचपन से आप पढ़ते आए हो ना, ऐसा वाला एक न्यूरॉन होता है। ये कुछ ना कुछ सिग्नल ट्रांसफ़र करता है आपका, ये कुछ ना कुछ सिग्नल ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा बॉडी वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, इज इट थिंग विजिबल और नॉट? या विजिबल। देखो अब होगा क्या इसमें कि जैसे मान लो आपको किसी ने पिंच किया, ठीक है, आके यहाँ पे छुट्टी काटी मस्त वाली। ठीक है, अब देखो इसका सिग्नल आपके ब्रेन में क्या होगा, क्योंकि अब डिपेंड करता है ना आपका रिएक्शन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका जैसे कोई दोस्त है जिसने छुट्टी काटी, अब बदले में आप भी उसके धरोगे कि नहीं धरोगे, है ना। लेकिन यहीं पे आपका मान लो बड़ा भाई है, तो आप थोड़ा सा गुस्सा हो जाओगे। और यहीं पे अगर आपकी मम्मी है या पेरेंट्स हैं, कोई ऐसा है, तो क्या होगा, तो आप स्माइल कर दोगे। मीन्स डिपेंड करता है ना, अगर कोई भी चीज़ ने हमारे ऊपर एक्शन किया है तो हम उसका रिएक्शन क्या दे रहे हैं। तो ये सब डिसाइड कौन कर रहा है। और ये सिग्नल यहाँ से यहाँ, आपको पता है सारे सोचने का काम किसका होता है, हमारे ब्रेन का होता है सब कुछ सोचने का काम। तो ब्रेन तक भैया यहाँ से यहाँ तक इन्फॉर्मेशन जानी भी तो चाहिए या नहीं जानी चाहिए। अब यहाँ तक इन्फॉर्मेशन जा रही है तो वापस भी आनी चाहिए ना। तो यहाँ पे हमारे न्यूरॉन्स दो टाइप के होते हैं इस बेसिस पे। ठीक है, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन। अच्छा, ये चीज़ नहीं लिखी, चलो लिख देते हैं। हाँ, एक आपका होता है सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है आपका मोटर न्यूरॉन। सेंसरी एंड सेकंड वन इज मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है, सिग्नल को लेके जाता है, इसी के बेसिस पे नाम रखा गया है सेंस। सिग्नल को क्या करता है, सेंस करता है, सेंस करके क्या करता है, लेके जाता है। उसके बाद क्या होता है आपका मोटर न्यूरॉन, भी जिसके थ्रू सिग्नल आपका वापस आता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जैसे कि, चलो एग्जाम्पल लेते हैं इसका ना। जैसे मान लो कोई है जिसकी नोज़ है, ठीक है, नोज़ एकदम नुकीली वाली है। नुकीली नोज़ होती है ना कुछ लोगों की एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे जो नुकीली नोज़ है अगर किसी की, तो होगा क्या, यहाँ पे उसका ब्रेन है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से एक नर्व ऐसे करके जाएगी जो कि भैया सिग्नल लेके जा रही है अभी। ठीक है, यहाँ पे किसी ने क्या किया है, यहाँ से किसी ने पिंच किया इसकी नाक पे, बड़ा मसल, अरे यार ये क्या कर दिया, ये तो पक्षी बना दिया। इमेजिन कर लो कि यहाँ पे क्या हुआ है, पिंच हुआ है, किसी ने चुट्टी काटी है। ठीक है, अब होगा क्या, लोग जनरली नाक पकड़े ऐसे दबा नहीं देते, वही बात करें। अब होगा क्या, अब यहाँ से ये सिग्नल वापस जाएगा कि भैया ये भी तो बताना रिस्पॉन्स क्या देना है हमें, कौन कर रहा है ये हरकतें। ठीक है, तो जो यहाँ से जा रहा है इसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन है जो ये सिग्नल लेके जा रहा है ना वापस ब्रेन टू ये नोज, इसको बोलेंगे मोटर न्यूरॉन। और जो ये नोज से ब्रेन तक जा रहा है इसको कहते हैं भैया हम सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व। क्लियर हुआ कि अभी हम बिल्कुल बेसिक पे बात कर रहे हैं कि कौन कौन से न्यूरॉन्स होते हैं आपके। ठीक है, वैसे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बहुत हैं, बट हम उन पे बाद में बात करेंगे। क्लियर हुआ कि यहाँ सेंसरी और मोटर न्यूरॉन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं। न्यूरल का मतलब समझ में आया, कंट्रोल, इन सब पे कंट्रोल करना, कि इन सब पे कंट्रोल कैसे होता है। हमारी बॉडी है कैसे कंट्रोल करती है सब, कि किसके लिए कैसा रिस्पॉन्स देना है। लास्ट वन आता है कोऑर्डिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। एक बात बताऊँ कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आप किसी से कंपटीशन कर रहे हो, अब क्या होगा कि आपके मन में दो टाइप के डर होंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो क्या होगा कि यार कहीं मैं हार ना जाऊँ, ये सोच के कि आपकी हार्ट बीट तेज होगी कि नहीं होगी। सोच के देखो,
हार्ट बीट तेज होगी। अब अगर हार्ट बीट तेज होगी तो क्या होगा, और हाँ चलो यहाँ पे फैक्टर्स लिखते जाते हैं क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। आप मान लो कोई भी कंपटीशन में हार रहे हो उस टाइम पे, तो हार्ट बीट इंक्रीज होगी, हार्ट बीट इंक्रीज होगी, बीपी इंक्रीज होगा। भैया ब्लड प्रेशर भी तो तेज एकदम डर के यार कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। कभी आपने देखा है छोटे पे जब मम्मी आपकी शिकायत करने जाती पापा से तो कैसा रिएक्शन होता है, वही रिएक्शन ना, सेम। तो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, बीपी इंक्रीज हो जाता है। अगर इन्हीं दोनों फैक्टर के बेसिस पे हम देखें, अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं दैट मीन्स व्हाट, क्या ये एडेप्टेशन नहीं कर रहे हैं आपके लिए यार, कि बीपी इंक्रीज हो गया, हार्ट बीट बढ़ गया, मतलब हार्ट ने आपका एडेप्टेशन किया। अगर आपकी सांस फूल है, आप तेज सांस ले रहे हो तो ब्रोंकिया आपके थोड़े चौड़े हो जाते हैं, थोड़े ब्रॉड कर जाते हैं ना, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एयर आप इनहेल कर सको। अच्छा, एयर इनहेल कराने से क्या फ़ायदा? अरे भैया जब ये सारे काम आप करोगे, हार्ट रेट बढ़ रहा है तो बीपी बढ़ रहा है, मतलब हार्ट से ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो रही है, तो भैया एनर्जी भी तो ज़्यादा चाहिए होगी कि नहीं? तो होगा क्या, अब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या मांगता है? ग्लूकोज को ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए ब्रेक डाउन होने के लिए, एनर्जी देने के लिए। अब ऑक्सीजन के लिए आपको ज़्यादा सांस लेनी पड़ेगी। क्लियर हुआ कि क्या होता है? तो कोई आउटपुट पे बात करते, कोई भी ऑर्गन अगर आपके लिए कुछ टाइम के लिए अडेप्टेशन कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है कोई चीज़, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन फॉर अ गिवन सिचुएशन। किसी ना किसी सिचुएशन में करेगा ना। अब मैं नॉर्मल हूँ तो नॉर्मल थोड़ी यार करने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात आ रही है, ये देखो, इसको रीड करो एक बार। इट इज डिफाइंड एज द साइमल्टेनियसली एडेप्टेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन इन अ गिवन सिचुएशन। अलग अलग ऑर्गन का क्या क्या एडेप्टेशन होता है अलग अलग सिचुएशन में, इस सब को ही हम क्या कहते हैं? एडेप्टेशन। इसको ही हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, कि किन दोनों में क्या कोऑर्डिनेशन है। होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे बढ़े, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन किस किस के बेसिस पे होता है? एक्चुअल में ये टाइप नहीं है कोऑर्डिनेशन का, ये बनाया गया कि कोऑर्डिनेशन किस किस से मिलके होता है, कि नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम दोनों अगर मिल जाएं तो ये राइज करते हैं कोऑर्डिनेशन को, तब आपका क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। अब आगे बात करते हैं कि ये नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। अब देखो, आप लोग रेस्पिरेशन में एक चीज पढ़ के आए होंगे, रेस्पिरेशन में कि क्या आपका ब्रेन से सिग्नल आता था रेस्पिरेशन कंट्रोल करने के लिए, और हार्ट अगर आपने पढ़ लिया बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसको भी कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं हार्ट से आता था। तो अब होता क्या है आपका, मतलब हार्ट में सिग्नल आता था, कहाँ से आएगा? ब्रेन से आता है। तो यहाँ पे दो टाइप के सिग्नल होते हैं हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम बना ले, चलो यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे कि आपका जैसे ये रहा ब्रेन, यहाँ से एक भाई इमरजेंसी की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे मान लो लंग्स है, ठीक है, ये आपके लंग्स है, इमरजेंसी जरूरत पड़ रही है, तो यहाँ पे एक सिग्नल तो ब्रेन डायरेक्ट भेज देता है, एक सिग्नल तो डायरेक्ट भेजता है। एक मान लो इसने कोई सिग्नल भेजा, एक एग्जांपल ले ले रहे कोई भी, ठीक है, जिसकी वजह से मान लो कोई हार्मोन रिलीज हुआ। अब ये हार्मोन जाके उस पर काम करके मतलब अपना काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें आप देख सकते हो कि जब ब्रेन सिग्नल भेजता है आपका डायरेक्ट, तो एड्रेनलिन आपका रिलीज होता है। अब वही सेम क्या होता है, किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वही हार्मोन वो भी रिलीज करता है। तो दोनों का काम सेम होता था, हार्ट बीट इंक्रीज करना। दोनों करते थे कि नहीं करते थे? तो वही है आपका, एक डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, एक आपका हार्मोन के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। क्या दोनों का काम सेम है? दोनों आपके लंग्स को अडेप्टेशन करा रहे हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की जरूरत है लंग्स में, तो एक तो नर्व टिश्यू से हमने डायरेक्ट सिग्नल भेज दिया, ठीक है। सेकेंड टाइम में हमने क्या किया, एक हार्मोन को भी हमने सिग्नल दिया और बोला तू भी जाके लंग्स के लिए हेल्प कर। क्लियर हुआ? तो वही है, नर्वस सिस्टम आपका यही है, डायरेक्ट नर्व से सिग्नल भेजना। और एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है आपका, कि आप उसमें किसी हॉर्मोन्स की हेल्प लेके, यहाँ पे गलत लिख दिया, सिग्नल थ्रू न्यूरॉन्स टू ऑर्गन, नहीं भैया, सिग्नल थ्रू हॉर्मोन्स, सिग्नल थ्रू हॉर्मोन्स टू ऑर्गन। आपको हार्मोन्स की तरफ से क्या करना है, सिग्नल देना है हार्मोन के हेल्प से। और एंड नर्वस में क्या होता है, डायरेक्ट आप न्यूरॉन्स की हेल्प से सिग्नल दे दो।
अब जो न्यूरॉन्स वाला है वो आपको पता है बहुत फास्ट सिग्नल है, तो एक डिफरेंस और लिख सकते हो, इट इज अ वेरी फास्ट, लिख दे क्या, फास्ट, और ये क्या है, स्लो है। अब खुद सोचो ना, ये जाके हार्मोन्स पे काम कर रहा है, फिर हार्मोन सेम काम करेगा, उसकी हेल्प करेगा, टाइम तो लगेगा, है ना। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, डायरेक्ट सिग्नल टू गिवन ऑर्गन थ्रू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात कर लेते हैं, इन सब में न्यूरॉन न्यूरॉन बहुत आ रहा है, तो ये न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं। जैसे ये बनाया हुआ है आपको न्यूरॉन्स का बेसिक स्ट्रक्चर, यही है ना। अब देखो, उससे पहले ये देख, इसको देख के तो डर जाओगे ना तो इसका बिल्कुल एक छोटी सी चीज़ देखो पहले, उसके बाद आगे बात करेंगे इसमें हम। जैसे देखो क्या है आपका, जैसे ये एक आपकी मतलब बचपन से जो आप पढ़ते आ रहे हो, क्या ये एक वैसा ही न्यूरॉन बना दिया हमने, वैसा ही न्यूरॉन बन गया आपका। इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ये डेंड्राइट्स होती हैं। डेंड्राइट का काम क्या होता है, सिग्नल बाहर से लेना। पहले इस पर बात कर लें कि सिग्नल आता कैसे। देखो, जैसे कि मान लो ये आपका एक न्यूरॉन है, चलो यहीं पे मान लो, इसके पीछे एक और न्यूरॉन लगा लो, ऐसे न्यूरॉन पड़ा हुआ है, ठीक है आपका, ठीक है। अब यहां से होगा क्या, यहां से इसके डेंड्राइट्स ने सिग्नल लिया, ऊपर ऊपर से मतलब समझो भी इसका, देखो क्या, डेंड्राइट्स ने सिग्नल लिया, अब सिग्नल यहां से ट्रांसफर हो रहा है। पता है ये सिग्नल किसकी फॉर्म में ट्रांसफर होता है, यहाँ पे चार्जेस की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। अब अगर सिग्नल चार्जेस की फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं भैया, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वन सेकेंड चेक कर लें, आपको दिख रहा है, विजिबल है, हाँ विजिबल तो है। चलो देखो, हाँ वेट वेट वेट, क्लियर। देखो अब इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब इसके अंदर होता क्या है, यहाँ से जैसे ये मैंने ये बनाने की कोशिश की है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, ये केमिकल रिलीज करता है, और इस केमिकल का नाम होता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर। इस केमिकल का नाम क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, ये इस सिग्नल को यहाँ से यहाँ पास करता है, तो इसको हम पता है क्या बोलते हैं, ये तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो गया। फिर हमारा जाता है केमिकल सिग्नल, CS लिख लें, केमिकल सिग्नल। फिर इसकी डेंड्राइट ने रिसीव कर लिया, अब यहाँ पे कौन सा सिग्नल होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर केमिकल सिग्नल, फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये इस सीरीज में इन सिग्नल पास आपके होते हैं और फाइनली आप रिस्पॉन्स कर देते हो। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसमें देखो, ये सारे आपको बेसिक कहानी क्लियर हो गई कि न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, ये पार्ट का क्या काम होता है, ठीक है। अब इसमें जरा बात कर लो ऊपर वाले पार्ट में, कि जैसे इसका भी पहले वो वाली नेमिंग देखो जो यहाँ पे हमने बात करी है। देखो ये पूरा आपका एक न्यूरॉन दिख रहा है, इसका ये वाला पार्ट आपको समझ में आ रहा है, जो ये निकले हुए हैं इनको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं, डेंड्राइट, ठीक है। अब डेंड्राइट का काम क्या होता है, सिग्नल को रिसीव करना। डेंड्राइट्स का फंक्शन होता है सिग्नल को रिसीव करना। क्लियर हुआ। अब देखो आगे बात करें, ये डेंड्राइट क्लियर आपको, न्यूक्लियस बीच वाले पार्ट को कहते हैं, सेल बॉडी पूरा पार्ट है, ठीक है। और सेल बॉडी के ना दो और नाम होते हैं, यहाँ पे लिख दिया आपके लिए, देखो वहाँ पे जगह नहीं थी, सेल बॉडी, साइटोन या कार्योन, ठीक है। ये तीनों किसके नाम है आपके, सेल बॉडी के। अब सेल बॉडी इन इस पार्ट को भी आप छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपको पता है अंदर वाला जो पाइप होता है इसका नाम क्या होता है, क्या होता है बताओ यार, एक्सॉन। नहीं पढ़ा बचपन से, अंदर वाले पार्ट का ये पाइप का क्या नाम है, एक्सॉन, ठीक है। अब इनको छोड़ो जरा, इधर आओ यहाँ पे जो मैं ये तीन डिवाइड किए हैं, एक एक्सॉन है, क्या उसकी ब्रांचेस बन गई हैं, कनेक्ट तो कर दो, क्या इनकी ब्रांचेस बन गई हैं। अब एक्सॉन की ब्रांचेस हैं तो भैया नाम भी तो वही होगा, एक्सोनल ब्रांचेस, एक्सोनल ब्रांचेस। एक्सॉन क्या होता है समझ में, ये अंदर वाला पाइप है जो ये बीच वाला जो पाइप है इसको कहते हैं एक्सॉन। आगे आके बट गया तो एक्सोनल ब्रांचेस। क्लियर हुआ।
उसके बाद क्या है आपका, यहाँ पे ये गोले गोले से हैं। अब ये गोले गोले की जरूरत क्या है भैया, इन्हीं के अंदर तो न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है, तो वही तो आपका सिग्नल पास करता है यहाँ से। ये वही चीज है आपकी, कहाँ गया साइनेट, ये कहाँ गया, ये रहा साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या होता है भैया आपका, साइनेप्टिक नॉब में क्या होता है आपका, ये वो वाला पार्ट है जिसमें आपके केमिकल्स भरा हुआ होता है, केमिकल्स भरा होता है, ठीक है। और उसके अंदर जो डॉट डॉट से दिख रहे हैं ये आपके हैं साइनेप्टिक वेसिकल, ठीक है। और ये इसका फंक्शन है, साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर आपका एक केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया, एक्चुअल में ये इसका वाला पार्ट है, ठीक है। साइनेप्टिक वेसिकल मतलब अंदर वाला जो पार्ट है। अब अंदर वाले जो पार्ट हैं उनके अंदर एक केमिकल होता है विच इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे ही सिग्नल आया ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आगे रिलीज कर देते हैं, जो कि दूसरे से मतलब न्यूरॉन का डेंड्राइट क्या कर लेता है, ग्रैब कर लेता है। और आपको पता है इन दोनों के बीच के गैप को क्या कहते हैं, साइनैप्स। ये तो आप पढ़ के आए हो ना, साइनैप्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे बात करें अगर तो क्या होगा, आई थिंक ये तीनों का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी क्लियर हो गया होगा, है ना। अब चलो इस पे चलते हैं, एक्सोलेमा। ये क्या है, कोई भी सेल होता है यार उसके ऊपर एक लेयर होती है, किसकी लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इसके किसी भी सेल के ऊपर लेयर किसकी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब इसके ऊपर भी भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होगी, फिर डेफिनेटली होगी। अब जब उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर यहाँ पे जो होती है ना उसको कहते हैं एक्सोलेमा। एक्सॉन के ऊपर जो होती है उसको क्या कहते हैं, एक्सोलेमा। देखो लिख भी दिया नीचे, द लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन एक्सॉन, द लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन एक्सॉन इज नोन एज व्हाट, एक्सोलेमा। क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये चीजें समझनी है आपको ना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला पूरा सिस्टम मिटाना पड़ेगा। फुल आप स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लो, ले लिया, चलो ठीक है आगे बात करते हैं। या चलो छोड़ो, हम लोग नीचे ही काम कर सकते हैं इस पे। देखो किसकी बात करते हैं, हाँ यहाँ पे एक सेल होता है, इस सेल के बारे में जानो पहले क्या होता है। सेल थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, हाँ इंपॉर्टेंट। स्कैवन सेल, स्कैवन सेल, ठीक है। अब स्कैवन सेल के अंदर क्या होता है आपका कि यहाँ पे ये सेल कुछ आपका मान लो इस तरीके का दिखता है आपको, कुछ ऐसा सेल है आपका, ठीक है। इस सेल के अंदर आपको पता है जब सेल है तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा। तो इसका जो साइटोप्लाज्म है इसका हमने एक साइड कर दिया है, एक साइड कर दिया है। जब से यहाँ पे सारा अगर साइटोप्लाज्म आ जाएगा इसका, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे मान लो साइटोप्लाज्म आ गया तो ये खाली जगह बच जाएगी, एम्प्टी स्पेस। और यहाँ पे क्या है आपका पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म। क्लियर हुआ, अंदर वाला क्या है एम्प्टी स्पेस है, बाहर वाला क्या है साइटोप्लाज्म आ गया। हमने दबा दिया यार, जैसे वो नहीं करते आप, गुब्बारा ले लो यार, गुब्बारे में ये होली वाले गुब्बारे जिनमें आप रंग वंग भर देते हो ना, रंग भरने के बाद करते क्या हो, उसे थोड़ा सा मोड़ देते हो, गुड्डे वाली शेप नहीं देते थे जो पहले मतलब गुब्बारे के खिलौने बिकते थे, उन पर एक गोला गोला सा शेप दे देते थे, ऊपर नीचे वो रहता था जैसे बैलून है, उसको मोड़ दिया तो क्या होता था, सारा साइटोप्लाज्म एक जगह आ गया, हमने दूसरी जगह खाली स्पेस रह गया, ठीक है। मतलब हमने यहाँ से दबा दिया, दबा के सारा साइटोप्लाज्म मिला। अब जो ये एम्प्टी स्पेस है ना, इसके अंदर भी एक चीज होती है, एक वाइट लिक्विड होता है जो कि हमारी बॉडी फिल करती है। इसका काम क्या है वो सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क है वैसे भी इसका। इसके अंदर वाइट लिक्विड भर देते हैं, उस वाइट लिक्विड को पता है क्या कहते हैं, माइलिन, माइलिन, ठीक है। अब देखो हमने वही लिखा है माइलिन, यहाँ पे क्लियर हो, माइलिन शीथ, आगे से माइलिन शीथ कहेंगे हम लोग, तो वही लिख दिया है। देखो ये जो है ना, ये हमने इसी को यहाँ पे ऐसा करके लपेट दिया, जैसे ये मान लो आपके न्यूरॉन मान लो, मैंने इसके चारों तरफ स्कैवन सेल लपेट दिया, ठीक है। अब लपेटोगे तो एक तो आपको दिखेगा, ये कुछ इस तरीके का दिखा दिया, मैंने इसके क्या किया ऐसे करके रैप कर दिया इस पर, ठीक है। यहाँ पे ये रैप कर दिया, यहाँ पे ये रैप कर दिया, तो रैप करके जो इसके अंदर व्हाइट लिक्विड है, इस वाले पार्ट में जो अंदर व्हाइट लिक्विड है उसको हम क्या कहेंगे, माइलिन। वही लिखा है द व्हाइट लिक्विड इन स्कैवन सेल इज कॉल्ड व्हाट, माइलिन। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भैया। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे वही लिखा है, ये पूरा आपका क्या है, पूरा का पूरा जो सेल है वो क्या है आपका स्कैवन सेल,
स्कैवेन सेल है, ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि ये वाला, ये एक स्कैवेन सेल है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। अब हमने इस वाले वाइट लिक्विड को तो दिखा दिया, क्या इस वाले पार्ट को नहीं दिखाएंगे, साइटोप्लाज्म वाले पार्ट को दिखाना तो ये भी पड़ेगा। तो अब ये क्या होता है, देखो जो मैंने ये ब्लू मार्कर से पूरा गोला बनाया ना, जो सर्कल बनाया है, ये आपका ये वाला पार्ट दिखाया गया, ये साइटोप्लाज्म वाला पार्ट, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा आप ऐसे मान के चलो कि जैसे मान लो एक पेपर है, उस पर एक रस्सी पूंछ सी है, आपको किसी चीज़ पे लपेटना है, जैसे मान लो ये आपकी एक कॉइल है, ठीक है, कंडक्टर मतलब कुछ भी है, तो यहाँ पे मैंने ये करके ऐसे करके लपेट दिया। अब ये जो पेपर है इसको भी तो लपेटना पड़ेगा, तो इसको ऐसे दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, और यहाँ पे हमें कम जगह में दिखाना है, तो ये कैसे दिखेगा हमको, ऐसा दिखेगा कुछ, तो उसी पे हमें काम करना है, ठीक है। तो वही हमने ये डॉटेड लाइन से बनाया है, तो इसको क्या कहते हैं, न्यूरोलेमा। देखो एरो ला के यहाँ पे हमने इसकी डिफाइन भी लिख दिया, द रैपिंग ऑफ साइटोप्लाज्म ओवर माइलिन ऑफ स्कैवेन सेल। स्कैवेन सेल का जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है, अगर उसको आप रैप कर रहे हो, किसके ऊपर रैप करोगे, माइलिन, इसी के ऊपर तो आप करते जा रहे हो यार, तो उसको क्या कहते हैं, न्यूरोलेमा। क्लियर हो गया न्यूरोलेमा क्या होता है। अब देखो क्या होता है, ये हमारा ये वाला पार्ट क्लियर, न्यूरोलेमा क्लियर है। इन दोनों के बीच में पता है, जो दो सेल के बीच में जो गैप होता है, उसको हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रणवीर। रणवीर से याद रख लो यार, रणवीर है ना, नोड ऑफ रणवीर। क्लियर हुआ। उसके बाद देखो क्या बात करते हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब एक चीज़ बच गई, निसेल्स ग्रैनुअल्स क्या होता है। इसके लिए फिर से पुरानी चीज़ों पे आ जाओ यार। जैसे कि मान लो ये रहा आपके पास सेल, कोई सेल के अंदर ये अगर न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर क्या RER होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना। तो देखो भैया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जब ग्रैनुअल्स आ जाते हैं, छोटे छोटे रैप उसकी शेप में रहते हैं ना, तो उनका काम क्या होता है, उनका काम प्रोटीन सिंथेसिस होता है। बहुत सारे टाइप के होते हैं, 70s होता है, 70S होता है, ठीक है। तो इन सबको आप देख लेना एक बार, ठीक है, सेल वाले चैप्टर में, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा इसमें। तो यहाँ पे जो ये है, जो ग्रैनुअल्स है, उनका काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। तो निसेल ग्रैनुअल्स, ये निसेल के क्या है, ग्रैनुअल्स है ना, निसेल्स ग्रैनुअल्स, मतलब क्या है, ये सेल के लिए प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। बाकी इसका फंक्शन हम फर्दर देखेंगे, अभी बस हमें इंट्रो देखना है इसका, कि जो ये डॉटेड डॉटेड बनाया गया है ना पूरे में, इसको कहते हैं निसेल्स ग्रैनुअल्स, जो पूरे में डॉटेड। और ये सेल बॉडी है ना, ये पूरा पार्ट है, ये डॉटेड को नहीं बताया गया, पूरी जगह को सेल बॉडी बोलते हैं। पर्टिकुलर जो डॉट डॉट्स हैं, इनको बोलते हैं निसेल ग्रैनुअल्स, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा पूरा, कि कैसे सिग्नल जाता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। अब इसके बेसिस पे आपके न्यूरॉन पता है दो पार्ट में बांटे जाते हैं। आपका एक होता है माइलिनेटेड ये न्यूरॉन, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जिनके अंदर ये नहीं होता, माइलिन नहीं होता, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। मतलब बॉडी जो है आपकी वाइट फ्लूइड नहीं भरती, तो इसका मतलब क्या, उसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म वाला पार्ट पड़ेगा, सिर्फ साइटोप्लाज्म वाला पार्ट बचेगा उसके अंदर। खुद सोचो ना यार, कि एम्प्टी स्पेस है ही नहीं आपके पास, कोई लिक्विड है ही नहीं, तो इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा क्या साइटोप्लाज्म अंदर जाने के लिए। देखो ये जा किस ले रहा था, वो तो हमने मजाक से समझ लिया था, गुब्बारे को मोड़ दिया, बैलून को, लेकिन इसमें हुआ क्या बेटा, देखो यहाँ से ये लिक्विड जो है प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से जो ये साइटोप्लाज्म एक साइड खिसक जाएगा, दूसरी साइड आपका वाइट लिक्विड हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे ये हो ही ना वाइट लिक्विड, तो क्या होगा, क्या साइटोप्लाज्म को कोई हटा पाएगा इसके अंदर से, कोई नहीं हटा पाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लपेट देते हैं। मीन्स एक ऐसा न्यूरॉन बना लो यहाँ पे एक, ठीक है, न्यूरॉन बना लिया हमने। अब न्यूरॉन बनाने के बाद ऐसा कुछ बना लिया, अब इसके ऊपर सिर्फ न्यूरोलेमा है, न्यूरोलेमा, ठीक है, मीन्स माइलिन नहीं है। और व्हाट इज न्यूरोलेमा, द रैपिंग ऑफ साइटोप्लाज्म ओवर माइलिन। ये गलत लिख दिया यहाँ पे, एक्चुअल में मतलब जो भी है आपका सिर्फ साइटोप्लाज्म का रैपिंग होता है, ठीक है। किसका साइटोप्लाज्म होता है, स्कैवेन सेल का, बट यहाँ माइलिन क्यों लिख दिया था, क्योंकि इसके ऊपर हम जनरली कर रहे थे, इसलिए हमने लिख दिया था।
क्लियर हुआ? तो होपफुली आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हमें ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स देखने अपना, है ना। उससे पहले आपको एक पूरा सिस्टम, थोड़ा सा बेसिक आइडिया और देते हैं, इसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे ना। देखो एक्चुअल में दो वर्ड हैं, इनको बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है पूरा न्यूरल सिस्टम के अंदर। न्यूरल सिस्टम दो टाइप का होता है, एक CNS होता है, एक PNS होता है। PNS पता है आपको क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। याद रखना CNS का काम क्या होता है भैया? CNS का क्या सिस्टम होता है? इसको हम बोलते हैं ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है आपका? एकदम जो साइड में नर्वस सिस्टम होता है। अब बोलो साइड में नर्वस सिस्टम, ये क्या लॉजिक है? देखो अभी समझाते हैं क्या होता है। हाँ चलो अब इसको इरेज कर देते हैं इस तरह से, या यहाँ पे हम बना सकते हैं, है ना। देखो अरे यार यही मिटा दिया, चलो कोई नहीं। यहाँ पे नर्वस सिस्टम CNS PNS, ठीक है। अब CNS में क्या होता है? ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, और ये साइड्स में कॉर्नर पे होता है। देखो कैसे, अब जैसे ये रहा एक ह्यूमन बॉडी मान लो, थोड़ी उटपटांग बन गई ना, लेकिन कोई नहीं, मान लो चलो दोबारा बनाते हैं। मज़ा नहीं आता जब तक ड्राइंग ना बढ़िया हो। एकदम बाहुबली बनाएंगे इस बार हम लोग। ठीक है, अब इस बाहुबली भैया के साथ होगा क्या? देखो यहाँ पे आपका क्या है? ब्रेन है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड आई हुई होती है, बीच में स्पाइनल कॉर्ड आई हुई है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इस पूरे को अगर हम मिलाएं ना तो आपका बनेगा क्या? CNS सिस्टम। इतने से पार्ट को दैट इज कॉल्ड CNS। अब बोलो ये PNS क्या होता है? इसमें जो ये बहुत सारी नर्व्स मतलब निकली हुई होती हैं, जो कि पूरी बॉडी में हमारी जा रही होती हैं। जा रही है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये पूरी बॉडी के साइड्स में होते हैं, पूरी बॉडी में होते हैं। तो बोले आपको समझ में आ गया होगा CNS क्या होता है, PNS क्या होता है ना। तो इसी के साथ हम हमारा थोड़ा सा और करते हैं, उसके बाद इंट्रो खत्म करेंगे। हाँ बोलो खींचते ही जा रहे हो, खींचते नहीं यार, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में। जब तक मज़ा आए तो क्या ही बात है। जैसे कि ये आपका ब्रेन है, हम बात करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दिखते कैसे कुछ, ठीक है। आपका ये ब्रेन है, ये ब्रेन का ये बीच वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है। ये पूरा ब्रेन बना दिया है ना। अब हुआ क्या, इसके बीच में जो ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये कुछ ऐसे करके पड़ी रहती है। जैसे एक पौधा है, पौधे को अगर आप जड़ से उखाड़ोगे छोटे से, तो बहुत सारी रूट्स निकलती है ना। सेम काम इसके साथ भी है। आप इंसान के यहाँ से हेड को पकड़ के, हेड से जो ये क्या कहते हैं ब्रेन को पकड़ के उखाड़ लोगे ना, तो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर आ जाएगी। देखो कैसे करके, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे बहुत सारी रूट जैसे निकली हुई होंगी। अब ये रूट जैसे क्या है? ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये बन गया CNS। जो ये साइड में निकल है इनको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये तो था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर हो गया? पूरा क्लियर है, ठीक है। तो उसके बाद न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्या होता है, ठीक है। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बाय बाय एंड सी यू अगेन।